कहानी की शुरुआत जिन्ही इब्लिस से होती है, जो अपना जन्म बताता है। उसे भगवान ने बिना धुएं की आग से बनाया था। जिन्न बनने के बाद उनमें से कुछ अपने रचयिता के खिलाफ हो गए। फिर फरिश्तों और जिन्हों के बीच 300 साल तक एक भयानक जंग चली। जंग खत्म होने के बाद भगवान ने मिट्टी से इंसान को बनाया। उसने सभी फरिश्तों और जिन्हों को पहले इंसान के सामने झुकने का हुक्म दिया, लेकिन इब्लिस ने मना कर दिया। इस पर उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। निकलते वक्त इब्लिस ने गिद्ध कर इंसानों को भटकाने और उन्हें नर्क भेजने की इजाजत मांगी। उसकी यह मुराद पूरी हुई, लेकिन एक शर्त पर। अगर वह किसी नेक इंसान से टकराया तो उसे नर्क की गहराइयों में भेज दिया जाएगा। सालों तक इब्लिस का प्लान कामयाब रहा, जब तक कि वह एक ऐसी नेक लड़की से नहीं मिला जिसने अपनी मन्नतें दूसरों को बचाने के लिए इस्तेमाल की। उसकी मौत के बाद इब्लिस ने उसके शरीर का एक टुकड़ा रख लिया और सदियों तक बदला लेने की कसम खाई। कहानी अब मौजूदा समय में आती है, जब इब्लिस को एक नया मालिक मिलता है। हम कोरिया में कायोंग और उसकी दादी पांगवॉन से मिलते हैं। जल्द ही पता चलता है कि कायोन को उसकी मां ने छोड़ दिया था और दादी ने पाला। कायोंग अपनी मां से मनमुटाव खत्म करने जाती है। पता चलता है कि मां पैसे तो भेजती रही, लेकिन कायोंग में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। मां ने कायोन को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह एक मनोरोगी है जिसमें भावनाएं नहीं हैं। इसके बजाय वह अपनी बाकी दो बेटियों और पति के साथ दुबई चली जाती है। दादी पांगवॉन ने कायोन को भावनाएं पहचानना और उनकी नकल करना सिखाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। कायोन को सही रास्ते पर रखने के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए और उसे संभालने के तरीके सिखाए। उन्होंने कायोन से कभी किसी को न मारने का वादा लिया। अब कायोन बड़ी हो चुकी है और दादी के प्रति वफादार है। वह अपनी मां को दादी को फिर से चोट न पहुंचाने की चेतावनी देती है और हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर लेती है। मां से मिलने के बाद कायोंग अपनी छुट्टियों का पूरा मजा लेने की कोशिश करती है। टूर ग्रुप रेगिस्तान देखने जाता है, जहां गाइड उन्हें बादल की धूल और जिनी के बारे में चेतावनी देता है। रेगिस्तान में घूमते हुए कायोन का पैर एक लैंप से टकराता है। वह गुस्से में उस लैंप को उठाती है और रेत पर पटक कर तोड़ देती है, यह सोचते हुए कि वह अपनी मां के चेहरे पर मार रही है। अपना सारा गुस्सा निकालने के बाद वो लैंप को फेंक देती है, पर वह बार बार उसके पास लौट आता है। अचानक कायोन ने अनजाने में इब्लिस को आजाद कर दिया। इब्लिस उसे तुरंत पहचान लेता है, लेकिन कायोन को अपने पिछले जन्म की कोई बात याद नहीं। वह अपनी हेयर पिन निकालकर उसे धमकाती है। इब्लिस जल्दी से अपना परिचय देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मोशन सिकनेस हो जाती है। कायोन उसे बेवकूफ समझकर नजरअंदाज कर देती है और अपने होटल के कमरे में लौट आती है। कमरे में वह इब्लिस को सोफे पर लेटा पाती है, जिसके लंबे बाल हर तरफ फैले हैं। इब्लिस को सदमा लगता है कि उसे पिछले जन्म की बात याद नहीं। कायोन को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उसकी वजह से इब्लिस 100 तिरसी साल तक लैंप में फंसा रहा। फिर एक फ्लैशबैक में हम इब्लिस के जादुई नौकर सेड से मिलते हैं, जिसका काम सदियों से कायोन के पुनर्जन्मों को ढूंढना था। इब्लिस के फंसे रहने के दौरान सेड उसे कायोन के हर बार मरने और पुनर्जन्म लेने की जानकारी देता रहा। लैंप में फंसा इब्लिस बस अपने बदले के बारे में सोचता रहा। उसने भगवान से एक और मौका मांगा था। अब जब वह आजाद है और कायोंग उसकी नई मालकिन है, तो उसके पास उसे भ्रष्ट करने का सही मौका है। इसके लिए उसे कायोंग से 3 मन्नतें पूरी करवानी हैं। इब्लिस का अमर भाग्य इस मिशन की सफलता पर टिका है। अगर कायोंग की तीनों मन्नतें नेक नहीं हुई तो वह जीत जाएगा, लेकिन अगर वह नेक मन्नत मांगती है तो इब्लिस का सिर काट दिया जाएगा। कायोंग कोई भी मन्नत मांगने से मना कर देती है और बाकी का दिन वह कुछ नहीं कर पाती। छुट्टियों के दौरान इब्लिस कायोन का पीछा करता है। वह उसे परेशान करता है, जबकि ग्रुप के बाकी लोग चिंतित हैं कि कायोन हकीकत से दूर हो रही है और खुद से बात कर रही है। वापस कोरिया में पांगवॉन को चिंता होती है कि कहीं कोई अरबी आदमी कायोन को बिगाड़ न दे। वह फोन करके कायोन का हालचाल पूछती है और यह भी पक्का करती है कि वह अपनी दवा ले रही है या नहीं। फिर सीन कटता है और कायोंग एक यूट्यूब इंटरव्यू में दिखती है, जहां वह बताती है कि कैसे दादी के नियमों ने उसे अपने मनोरोगी व्यवहार से निपटने में मदद की है। यहीं हमें यह भी पता चलता है कि कायोंग मैकेनिक है। दुबई में इब्लिस कायोंग पर अपनी 3 मन्नतें मांगने का दबाव डालता रहता है। वो लैंप से छुटकारा पाने की फिर कोशिश करती है, लेकिन हर बार नाकाम रहती है। इब्लिस हर बार और ज्यादा दृढ़ होकर वापस आता है। उसे प्रभावित करने के लिए
इब्लिस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे शहर के ऊपर से उठ ढाता है। वह उसे शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर ले जाता है और फिर से मन्नत मांगने को कहता है। इब्लिस को आश्चर्य होता है कि कायोंग उसे डरती नहीं, बल्कि उसे उड़ते देख प्रभावित होती है। कायोंग इसे इब्लिस से छुटकारा पाने का मौका समझती है और उसे छत से नीचे फेंक देती है। लेकिन वह दूसरी छत पर गिरकर बस थोड़ा घायल होता है। वह वापस उछलता है और जान लेने की इस कोशिश से वह गुस्से से भर जाता है। वह कायोन का गला घोंटना शुरू कर देता है, लेकिन कायोन डरती नहीं है। इसके बजाय वह सिर्फ यह जानना चाहती है कि गिरने पर उसे चोट लगी या नहीं। कायोंग बस उसके चेहरे पर हंसती है और उसे मार डालने की चुनौती देती है। एपिसोड कायोन के गला दबाए जाने की हालत में खत्म होता है। उसके पैर जमीन से हवा में लटके हुए हैं।